हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं सभी? मैं उम्मीद करता हूं सब अच्छे से होंगे। और जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि एक नए टॉपिक के साथ आप सबके साथ जल्दी मिलूंगा। तो आज के इस टॉपिक में हम आपके साथ ये डिस्कस करेंगे कि अगर आप अमेरिका या कनाडा कहीं पे हो और आपके लिए क्या बेनिफिशियल है। आपके लिए रेंट पे रहना सही है या आपको अपना मकान खुद ओन करना चाहिए, क्योंकि जो पैनाडेमिक है या कोरोना वायरस करके जो बैंक के इंटरेस्ट रेट हैं वो काफ़ी कम आए हुए हैं। तो अगर आपके लिए हम यही डिस्कस करेंगे कि क्या स्टेप्स हैं और इनमें से कौन सा बेनिफिशियल है आपके लिए। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो सबसे ज़रूरी काम आप सभी ने करना है, इसको लाइक, शेयर और जिन किसी ने भी अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब और बेल बटन दबा लें ताकि उनको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलें हमारे साथ देखते हैं आज की इस वीडियो में आपके लिए क्या है। तो है ना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग मैटर सभी के लिए। तो चलो आज इसी कंफ्यूजन को मैं दूर करने की ट्राई करता हूँ। तो अगर आप सपोज करो कहीं पे भी आपने रेंट पे या लीज किया हुआ है अपने मकान, तो उसके जो अपना ड्रॉबैक है, जो पहला ड्रॉबैक निकल के आ रहा है वो यही है कि ये हमारा जो भी हम एवरी मंथ रेंट पे कर रहे हैं तो वो हमारा कहीं ना कहीं वैसे ही जा रहा है। इसकी कोई भी हम लोग कह सकते हैं कि इसमें कोई भी हमें रिटर्न नहीं मिल रही। मैं अपना ही एग्जांपल लेता हूँ आपके साथ। मुझे यहाँ यूनाइटेड स्टेट्स में आए 3 इयर्स हो गए हैं और मैं फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे अगर मैं 1150 रेंट और 3 सालों तक अगर मैं पे करता आया हूँ तो उसकी जो टोटल बन गए हैं वो $41,400 बन गए हैं। तो ये काफ़ी बड़ी अमाउंट है। अगर आज की डेट में मैं इसमें से कुछ भी रिटर्न चाहूँ तो कोई भी रिटर्न नहीं है। तो वहीं पे दूसरी तरफ हम बात करें कि अगर मैं अपना ओन किया होता तो शायद मेरी यही इसी के आसपास या थोड़ी इससे ज़्यादा मेरी मॉर्गेज या मंथली इंस्टॉलमेंट जा रही होती। लेकिन उसका जो प्लस पॉइंट क्या था कि उसकी मेरी इक्विटी बनती रहती। और कल को अगर मैं जैसे आपने देखा ही होगा कि प्रॉपर्टी अप्रिशिएट भी करती है, तो कल को अगर मैं उस मकान को सेल करता हूँ जहाँ मैं उसको अपना 15 या 30 इयर्स में इसको अपना लोन को या मॉर्गेज को क्लियर भी कर लेता हूँ तो मेरे पास कुछ ना कुछ हमेशा अपनी सेविंग रहेगी। तो एक तो यही बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है। लेकिन ये थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है क्योंकि अगर आप मॉर्गेज जहाँ इसकी ईएमआई पे कर रहे हो तो इसके साथ इसके अलावा और भी कुछ एक्सपेंसेस आते हैं। जैसे कि हर स्टेट का अपना अपना प्रॉपर्टी टैक्स है। आप देख सकते हैं यहाँ पे यूएसए में हर स्टेट काफ़ी डिफर करती है। तो ये आपने चूज़ करना है कि आपको कौन सी स्टेट में आप काम करते हैं या आपके लिए कौन सी इकोनॉमिकल है। कहीं इंटरेस्ट रेट काफ़ी प्रॉपर्टी पे अपना 2.5% तक है, कहीं 1% है और कहीं 0% भी है, या बड़े नॉमिनल रेट्स भी हैं। तो ये चार्ट मैंने आपको दिया है, जो अभी जो रिसेंट का चार्ट है ये आपको इंटरेस्ट रेट का चार्ट भी यूएसए का आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। तो ये मैं यहाँ पर आपको कोई मैंने रैंडमली जिप कोड ले लिया है। तो अगर यहाँ पे देखो आपको दिखा रहा है कि ये मैंने यहाँ पे वैल्यू डाल दी, ये यहाँ का जिप कोड। अगर हम कहीं पे भी प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो ये आ गया इसका अपना प्रॉपर्टी टैक्स है कितना। तो बर्लिंगटन काउंटी जहाँ पे भी आप रह रहे हो आप जाके ऑनलाइन भी चेक कर सकते हो कि आप कहाँ पे कौन से सिटी में यहाँ पे रह रहे हैं जिप कोड के अकॉर्डिंग, तो वो आपको टैक्स बता देगा। तो ये हाईएस्ट है, 2.669% आपने पे किया। और यहाँ न्यू जर्सी का जो है वो एवरेज जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था वो 2.44% है। तो आप इस केस में, इस जिप कोड के केस में, इन केस 5,338 टैक्स पे कर रहे हैं ईयरली, तो इसमें आप अब इसको क्लेम भी कर सकते हैं। तो उसको आप जो 5,338 में से आपको कुछ रिफंड वापस आ जाएगा। वो कैसे कि वो आप अपने जो ओवरऑल इनकम है उसमें से आप इसको क्लेम कर लोगे। तो सपोज करो आपने अपनी इनकम पे 23% टैक्स पे करते हो, तो 23% और आपने इस प्रॉपर्टी टैक्स आपने दिया हुआ है 5,338, तो इसको इसमें से आप -23% करेंगे तो आपको आ रहे हैं $1,227 आपको रिफंड आ जाएगा। और
जो आपने टैक्स एक्चुअल में पे किया वो 4110 पे किया। तो यहाँ पर आपकी कुछ टैक्स में से सेविंग भी हो रही है। फॉर एग्जांपल न्यू जर्सी या फिलाडेल्फिया पे कहीं पे भी अगर हम देख रहे हैं तो सपोज करो यहाँ पे अपना नॉर्मल अगर आप 200,000 का कोई प्रॉपर्टी लेते हैं तो जो इनिशियल आप पेमेंट करेंगे 20% डाउन पेमेंट, तो वो बनती है $40,000। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ पर आप 3.5% भी फर्स्ट टाइम बायर पे कर सकते हैं, और उसके बारे में मैं अपने आने वाले वीडियो में वो कैसे है और उसके लिए क्या कंडीशंस हैं वो आपके साथ शेयर करूँगा। क्या क्रेडिट स्कोर चाहिए, क्योंकि मैं क्रेडिट स्कोर आपको अभी बता देता हूँ कि मिनिमम आपको जो क्रेडिट स्कोर है वो है चाहिए आपको फीको का 580 स्कोर चाहिए। तो आपने ओवर द टाइम जितना आपका बेटर क्रेडिट स्कोर होगा उतने अच्छे इंटरेस्ट रेट्स मिलेंगे। तो जो क्रेडिट स्कोर कैसे इम्प्रूव करना है वो मैंने आपको ऊपर यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, आप इसको ज़रूर देखना ताकि आप अपना अगर क्रेडिट स्कोर आज की डेट में नहीं बेटर है तो उसको आप ठीक कर सकें। तो ये जैसे कि मैं बात कर रहा था कि 20% आपने डाउन पेमेंट कर दी, 30 ईयर का फिक्स, और जो प्रेजेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 2.75, और अगर आप 3.5% अगर आप डाउन पेमेंट करिए तो आपको यहाँ पर मॉर्गेज भी पे करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आपने 20% किया तो आपको मॉर्गेज इंश्योरेंस नहीं पे करनी। तो जो लैंडर्स होते हैं वो अपने आप को सेफ रखने के लिए वो आपसे अपने उस मॉर्गेज का इंश्योरेंस भी आपसे प्रीमियम पे करवाते हैं। तो अगर आपने 20% किया तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस। और प्रॉपर्टी टैक्सेस जो हर स्टेट का डिफरेंट है, मैंने चार्ट आपके साथ पहले शेयर किया है। न्यू जर्सी के केस में वो 2.44 है, ये काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट्स। और उस केस में अगर ये 403 यहाँ का टैक्स बन गया प्रॉपर्टी का, होम इंश्योरेंस आपकी 70 है, ये भी कंपलसरी है, और कई जगह पे HOA फीस तो ये पे करनी पड़ती है। इस केस में फॉर एग्जांपल अगर 0 है तो आपकी जो मंथली इंस्टॉलमेंट है देखो 1127 आ गई। और कहाँ पे अगर मैं अपना केस लूँ तो मैं 1150 पे कर रहा था, तो इस केस में भी मैंने अप्रॉक्सीमेटली $25 सेव ही किए हैं, प्लस ओवरऑल मेरा घर ओन हो गया है और मेरी इक्विटी बन रही है। और कल को अगर प्रॉपर्टी मेरी अगर अच्छी जगह कहीं मैंने ली हुई है, क्योंकि सबका अपनी अपनी ज़रूरत है, कोई अपने वर्क प्लेस के पास लेता है, कोई इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से लेता है। तो अगर इन्वेस्टमेंट में लोग आजकल यहाँ पे एक बहुत अच्छा जो ट्रेंड चला हुआ है वो एयरबीएनबी पे भी प्रॉपर्टीज़ डाल देते हैं। वो एज ए अगर जो भी आपके घर पे आके रहता है तो वो आपको जितना आपको अपना मंथली कहीं से रेंट आना है तो उससे भी कहीं ज़्यादा अगर आपके पास क्लाइंट्स आपके घर में आके ठहरते हैं, एक तरह से होटल की फैसिलिटी आप घर पे दे रहे हो, तो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा इनकम भी हो सकती है और वो भी बहुत अच्छी आपको इनकम जनरेट करेगा। तो वो सारा चीज़ें भी हम शेयर करेंगे। एट प्रेजेंट जो हमारा मेन कंसर्न था कि आपको देखो ऑलमोस्ट सेम आपकी मॉर्गेज बन रही है 1127 इस केस में, तो ये तो बेनिफिशियली लग रहा है। और आपका जो इनिशियल भी आपने पेमेंट की है वो भी आपके जो 40,000 है एक तरह से वो भी आपकी इक्विटी ही है। तो अब बात करते हैं हम लोग रेंट पे लेने के क्या बेनिफिट्स हैं। तो रेंटिंग में जो सबसे पहला एडवांटेज निकल के आ रहा है कि कल को अगर आपको अपने बिजनेस या आपसे अगर आप जॉब कर रहे हैं कहीं तो एक स्टेट से दूसरी जगह स्टेट मूव कर रहे हैं तो आप पूरी तरह आज़ाद हैं। आपको उस टाइम ये प्रॉब्लम नहीं रहेगी कि मैं इस मकान को बेचना है और इस टाइम मार्केट क्या चल रही है, क्योंकि आपके पास टोटली आप आज़ाद हो उस टाइम कहीं पे भी मूव करने के लिए। और ये एक अच्छा प्लस पॉइंट है। जो दूसरा बेनिफिट है अपना रेंट पे लेने का वो है इसकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस। ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है यूएसए में और कनाडा में, क्योंकि यहाँ पर जो मेंटेनेंस है वो बहुत कॉस्टली है, तो वो आपका लैंडलॉर्ड करवा के देगा। अगर आपके कुछ रूफ में प्रॉब्लम है या कोई प्रॉब्लम आ गई है तो जो छोटी छोटी ये जो प्रॉब्लम्स और भी आ जाती हैं पर यहाँ पर बड़ी कॉस्टली है, प्लम्बिंग की होगी फॉर एग्जांपल, तो ये सारा टेक केयर आपका लैंडलॉर्ड करता है। तो इस केस में मेरी सजेशन ये है कि आप अपना रेंट पे मकान लें। और जो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जो रेंटिंग का जो बेनिफिट है वो है अपना आपके पास जो इनिशियली आपके पास डाउन पेमेंट थी, जैसे एक केस में अगर आपने 20% अगर 200,000 की प्रॉपर्टी पे की तो वो अप्रॉक्सीमेटली $40,000 थे।
तो वही पैसा आप कहीं जहाँ शेयर्स में या कोई अगर आपने बिजनेस स्टार्ट करना है अगर आप वहाँ पे लगाते हैं तो उस केस में आपको 8 to 12% की रिटर्न भी आ जाएगी। तो उस केस में भी आपके लिए रेंटल बेटर ऑप्शन है क्योंकि वो आपको अच्छे रिटर्न्स दे रहा है। और अगर आपका एक बार बिजनेस या जहाँ पे भी अगर आपने इन्वेस्टमेंट करी हुई जो भी आपके पास डाउन पेमेंट थी वो चल पड़ता है तो आप प्रॉपर्टी को दोबारा भी किसी टाइम भी प्लान कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा कि रेंट और बाय के क्या क्या प्रॉस एंड कॉन्स हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कुछ हद तक मैंने आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी होगी क्योंकि सबका अपने अपनी रिक्वायरमेंट्स है यहाँ पर और आप कौन सी सिचुएशन में हैं और अगर आप भी कुछ ऐसी चीज़ प्लान कर रहे हैं तो आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। तो मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई दूंगा उस चीज़ का कि आपको रेंट आपके केस में बेनिफिशियल है या आपको प्रॉपर्टी ओन करनी चाहिए। तो इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और जल्द ही मैं इसके जो आगे जो टॉपिक्स हैं कि कैसे आपने इसमें लोन लेना है, कौन सा लोन लेना है, तो वो सारी वीडियो के साथ भी जल्द ही आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। थैंक यू।